देखो एक बार पक्का। हेलो, लाइव चल रहा है, चेक कर लिया? चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर हमने बोला था हर डिसीजन का लिया जाता है मीटिंग के अंदर। किस किस की मीटिंग होती है? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर की मीटिंग को कितने तरह की होती है, कौन कौन सी? हाँ, फिर हमने बोला था 5 हेडिंग पढ़ना अपने को, है ना। कौन कौन सा? डे ऑफ मीटिंग, डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या था? एंड पर्पस क्या होता है एजीएम करने का, कि साल भर में एक बार हम कंपनी की वर्किंग रिपोर्ट हैंड ओवर करें, है ना। हमने स्टार्ट किया था डेट से पढ़ना। चलो जल्दी से, डेट के क्या प्रोविजन थे? 2 पार्ट में दिए थे। एक तो कौन सा था? दूसरा, फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होती है, कब से? हाँ, फिर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट का क्या था? वेरी गुड। दूसरा, तीसरा, हर तीनों डेट में से जो भी डेट। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या था? ड्यूरेशन, जिसके हम क्या बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा, कब खत्म होगा? चलो ये हो गया था अपने को। ये एग्जाम्पल समझ में आ गए थे? हाँ, होमवर्क दिया था, करके लेकर आए। कौन सी डेट आई? हाँ, करा सबने की टीप लिया मतलब? पक्का? चलो, तो अब अगर नोट्स के हिसाब से अपन देखें तो पहला पॉइंट अपना यही दिया है, जल्दी से रिवाइज करेंगे। क्या? कि हर कंपनी को क्या करनी है? वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो एवरी कंपनी मतलब पब्लिक, प्राइवेट, छोटी मोटी सारी कंपनियों को करनी है। किसको छोड़कर? ओबीसी को क्यों नहीं करना पड़ा था हमने? क्यों? वेरी गुड। फिर डेट का हो गया, फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होगी, सब्सिक्वेंट के लिए 3 डेट होगी। ये समझ में आया अपने को? चल, अब हमें बोला है कि अगर ये जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब है ना बेटा, कि हमें इतने टाइम के अंदर एजीएम कर लेनी है, अगर हम उतने टाइम के अंदर एजीएम नहीं कर पा रहे हैं, जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करके दिया है ना, उतने टाइम के अंदर अगर हम, तो फिर हम एजीएम करने के लिए क्या ले सकते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लेना मतलब टाइम बढ़वा लेना। एक्सटेंशन लेना मतलब तो हम टाइम बढ़वा सकते हैं, है ना। वापस से जो प्रिस्क्राइब टाइम दिया है ना, उतने टाइम में अगर हम एजीएम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एजीएम करने के टाइम को क्या करवा सकते हैं? एक्सटेंड करवा सकते हैं। ठीक है। एक्सटेंशन के लिए आपको 4 चीजें ध्यान रखना है। एक्सटेंशन कौन देता है? आरओसी। तो एक्सटेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। किसको? आरओसी। पहली चीज, है ना। दूसरा, जो एप्लीकेशन जाएगी वो टाइम के पहले जाना चाहिए, बिफोर लास्ट डेट जाना चाहिए। जैसे अभी आप करके आए कि भाई हमारी एजीएम करने की लास्ट डेट है सपोज 3 सितंबर 2025। एजीएम करने की लास्ट डेट क्या है बेटा? तो या तो 3 सितंबर 2025 तक हम एजीएम कर ले। फिर रिस्पॉन्स करो, सुस्त मत बिठो ना, बड़ा मुझसे। कब तक कर ले अपन? क्योंकि 3 सितंबर हमारी लास्ट डेट आई। लास्ट डेट कैसे निकाली? उन प्रोविजंस के हिसाब से। लास्ट डेट कैसे निकाली बेटा? तो सपोज उन प्रोविजंस के हिसाब से हमारी लास्ट डेट क्या है? 3 सितंबर। तो 3 सितंबर तक हम क्या कर लें? एजीएम कर लें। अब अगर 3 सितंबर तक हम एजीएम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम काहे के लिए जाएंगे? एक्सटेंशन के लिए। काहे के लिए जाएंगे? आरओसी को बोलेंगे टाइम बढ़ा दे यार। आरओसी को बोलेंगे कि, तो सबसे पहले हमें आरओसी को क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। किसको अप्लाई करेंगे हम? काहे के लिए? एक्सटेंशन लेने के लिए। काहे के लिए? किसको अप्लाई कर देंगे? क्या लेने के लिए? एंड एक्सटेंशन लेने के लिए अप्लाई लास्ट डेट या उसके पहले करना है। अगर आप 6 सितंबर को अप्लाई कर रहे हो एक्सटेंशन लेने के लिए, तो टाइम पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आपने नॉन कंप्लायंस कर लिया है। आपने क्या कर लिया बेटा? क्योंकि एजीएम कब तक हो जानी चाहिए थी? 3 सितंबर तक एजीएम हुई क्या? तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप 6 को अप्लाई कर रहे हो तो आपने क्या कर लिया? बट हाँ,
आपने अगर 1 सितंबर को ही अप्लाई कर दिया तो फिर आरओसी ने आपको क्या दे दिया, एक्सटेंशन, तो ये 3 वाला टाइम बढ़ जाएगा। जैसे आरओसी ने आपको 15 दिन का एक्सटेंशन दिया तो आप 18 सितंबर पे कर एजीएम कर लेना। तो अप्लाई किसको करेंगे, वेरी गुड, कब करना है, वेरी गुड, कब करना है, एक्सटेंशन केवल सेकंड या सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए मिलेगा। तो इसका अदरवाइज मीनिंग क्या है, हमेशा हर चीज का 2 मतलब निकालने पड़ेंगे आपको, है ना। तो एजीएम केवल किसके लिए मिलेगा, मतलब किसके लिए नहीं मिलेगा, फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं मिलेगा। एंड एक्सटेंशन मैक्सिमम मिलता है 3 महीने का। कितने महीने का, तो आरओसी आपको एक्सटेंशन कितने महीने का दे सकता है, 3 से कम का दे सकता है, 3 से ज्यादा का, तो 15 दिन का एक्सटेंशन देना चाहता है, 1 महीने का, 2.5 महीने का, 3.25 महीने का नहीं दे सकता। एंड ऐसा नहीं है कि मैं एक्सटेंशन लेने जा रहा हूं तो आरओसी एकदम से एक्सटेंशन दे देगा। मुझे डिले के स्पेशल रीजन शो करना पड़ेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिले के स्पेशल रीजन शो करना पड़ेंगे, मुझे अच्छे वाले बहाने बताना पड़ेंगे, और मेरे बहानों से कौन सेटिस्फाइड होना चाहिए, अगर आरओसी मेरे बहानों से तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये चीज आई समझ में अपने को, है ना। तो पहला बोल दिया है कि अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम एजीएम कब कर लें, बोलो फटाफट से, इफ इट इज नॉट for the company to conduct the AGM within, रजिस्ट्रार क्या दे सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है। एक्सटेंशन मैक्सिमम कितने महीने का होगा, क्या शो करने पर होगा, एंड किसके केस में नहीं होगा, हो जाएगा, ये कर सकते हैं इसको। इसका इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकली खत्म है क्योंकि कोविड का टाइम जा चुका है, ठीक है। जब कोविड आया था ना तो गैदरिंग अलाउ थी क्या, मिल सकते थे क्या, तो क्या मीटिंग कर सकते थे क्या, तो फिर सारी कंपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रही थी, तो इससे अच्छा आरओसी ने सबको एक्सटेंशन दे ही दिया था कि ठीक है इस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम इस डेट तक आप कर ले, तो खत्म हो गया है, 21 में खत्म हो गया, उसका हमारे लिए प्रैक्टिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये पॉइंट है समझ में अपने को। चलो अब कौन से प्रोविजन है, कंपनी कितने तरह की थी, पब्लिक और पब्लिक कितने तरह की थी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो हमने बोला था कि जो प्राइवेट कंपनी है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कौन कौन है, जो उन्हें केवल 3 ही प्रोविजन कंप्लाई करना है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन कौन सी कंपनी है, जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी को चारों चीज कंप्लाई करनी है, कंपनी एक्ट के प्रोविजन भी, रूल्स भी, एसेस भी, और तो ये सेबी गाइडलाइंस के प्रोविजन दिए। अब जो सेबी गाइडलाइंस के प्रोविजन है वो केवल किस पे लगते हैं बेटा, हाँ बोलो बेटा करो, ओनली लिस्टेड कंपनी किस पे लगते हैं, केवल, हाँ वापस से काहे के प्रोविजन, सेबी के प्रोविजन केवल किस पे लगते हैं, किस पे नहीं लगते हैं, तो उन्हें एडिशनली काय के प्रोविजन कंप्लाई करना है, सेबी के, किसको, लिस्टेड कंपनी को। क्लियर हुआ ये चीज। अब है ना, लिस्टेड कंपनी के केस में भी जो सेबी के प्रोविजन है, एक तो ये बोलेंगे कि सारी लिस्टेड कंपनी पे लग रहे हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी। अगर कंपनी किसी है लिस्टेड तो उसके ऊपर प्रोविजन लग जाएगा, उसकी कैपिटल फिर कितनी ही क्यों ना हो इससे मतलब नहीं है। अगर कंपनी कैसी है तो हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर प्रोविजन लग जाएगा। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो टॉप की लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगते हैं। सिंपल और बोलूं तो बड़ी बड़ी कंपनी पर ही लगता है। बड़ी बड़ी कंपनी मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो, जिनकी कैपिटल बहुत ज्यादा हो। कितनी ज्यादा हो वो अपन देख रहे हैं। वापस सेबी के कुछ प्रोविजन तो ऐसे हैं जो सारी लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगेंगे, चाहे उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना ही क्यों ना हो। अगर ए नाम की कंपनी है, वो लिस्टेड है, भले ही उसकी कैपिटल कितनी ही क्यों ना हो, वो ए को कंप्लाई करना है। और रिलायंस कंपनी मान लो नंबर 1 की है तो भी उसे करना है। एंड सेबी के कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो
टॉप की लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगते हैं। जैसे क्या बोला, टॉप की 100 लिस्टेड कंपनी, टॉप की 500 लिस्टेड कंपनी, टॉप की 1000 लिस्टेड कंपनी, टॉप की 2000 लिस्टेड कंपनी, अलग अलग जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। फिर समझना, सेबी के कुछ प्रोविजन को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो सारी लिस्टेड पर कब लगेंगे, जब वो, अब टॉप में भी नंबरिंग कि टॉप की कौन सी कंपनी है तो लग जाएंगे। कुछ प्रोविजन आएंगे टॉप की 500 पे लगेंगे, कुछ प्रोविजन आएंगे टॉप की 2000 कंपनी पे लगेंगे। तो जैसे ये वाला प्रोविजन केवल किस पे लग रहा है, टॉप की 100 लिस्टेड एंटिटीज पर। बोलो किस पे लग रहा है, टॉप की, किस पे नहीं लग रहा है, हर कंपनी के ऊपर नहीं लग रहा। समझ में आया? फिर से बोलो, किस पे लग रहा है, केवल ये हर लिस्टेड कंपनी पर किस पे लग रहा है, टॉप की 100। बोले यार टॉप वाली कंपनी कैसे मालूम पड़ेगी, बोले मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। बोलो किसके बेसिस पर, वेरी गुड, वापस से किसके बेसिस पर, है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर डिसाइड होता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ी कंपनी है ना, वापस से जिसकी, हाँ वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो टॉप की कंपनी कैसे डिसाइड होती है, फटाफट फटाफट से बोलो, टॉप की कंपनी कैसे डिसाइड होती है ना। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब, वेरी गुड, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, है ना। कौन सा वर्ड देख रहे हैं अपन, ब्रीफ में से बोलते हैं मार्केट कैप। कैप का पूरा फॉर्म कैपिटलाइजेशन, है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आपने सही बोला, क्या होती है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, बोले दो चीज होती है। एक होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने मार्केट में इश्यू कर रखे हैं, दूसरी होती है उनकी एमपीपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। क्या होती है उनकी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। जैसे रिलायंस ने सपोज 1 लाख शेयर इशू कर रखे, कितने शेयर इशू कर रखे, एक शेयर की वैल्यू चल रही है 500 रुपए, कितनी चल रही है, तो उसका मार्केट कैप हो गया 500 लाख का। ऐसे हर कंपनी का क्या निकाला जाता है, मार्केट कैप क्या निकाला जाता है। और जो ऊपर की 100 कंपनियां आ रही वो टॉप की 100 हो गई, ऊपर की 500 आ रही है वो टॉप की 500 हो गई, ऊपर की 2000 आ रही है वो, अभी बार बार आया करता, एक बार अच्छे से समझ लो, बाद में आप ही रिवाइज करोगे उसको, है ना। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू। बोलो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर जो आपने मार्केट में इश्यू कर रखे हैं मल्टीप्लाइड बाय, तो जैसे अभी मार्केट गिरी रहा है रेगुलर बेसिस पर, तो पेपर में लिखा आता है ना कि कंपनियों का इतना मार्केट कैप इतना कम हो गया, इतने रुपए से गिर गए, शेयर होल्डर ने इतने रुपए खो दिए। तो मालूम पड़ा आज रिलायंस की मार्केट प्राइस सपोज चल रही है 500 रुपए, और कल अगर ये कितनी हो जाती है 450, तो उसका मार्केट कैप कितना हो गया 450 लाख, तो 50 लाख का इन्वेस्टर को क्या हो गया, नुकसान। यही बढ़कर अगर कितना हो जाएगा 600, तो कितना हो जाएगा 600 लाख। ये समझ में आया, पक्का। तो इस बेसिस पर, किसके बेसिस पर, मार्केट वैल्यू के बेसिस पर क्या निकलता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, है ना। और यही बोला है कि अगर टॉप की 100 लिस्टेड कंपनी है, किसके बेसिस पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सी डेट पे देखना है, हर साल 31 मार्च को, क्योंकि डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो मार्केट कैप बेसिस पे देखोगे हर साल 31 मार्च। तो अगर आपकी कंपनी टॉप
100 लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में आ रही है तो आपको आपकी एजीएम 5 महीने में करना है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से। तो आपको आपकी एजीएम कितने महीने में करना है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से। सपोज नंबर 1 की कंपनी कौन सी है? आ रही है, क्या टॉप 100 में आ रही है? तो कंपनी सेट के हिसाब से तो यही बोला है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से कितने महीने में करेगी, बट सेबी क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से कितने महीने में। अब दोनों कंप्लाई करना है कि एक करना है? तो रास्ता वही निकलता है जो डेट क्या रही हो पहले। अगर इस डेट तक आपने कर लिया तो ये तो अपना आप ही कंप्लाई हो जाए। ये समझ में आया? जैसे टाटा कंपनी है, टाटा मोटर्स लिमिटेड, उसका नंबर 7 है, तो वो फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने में करेगी या सेबी के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर से 5 महीने में करेगी? बोलो। चले मान लो अडानी कंपनी है, अडानी पोर्ट्स, वो 102 नंबर पे आ रहा है, तो वो फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने में करेगा या सेबी के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर से 5 महीने में करेगा? हाँ, क्योंकि सेबी का ये प्रोविजन केवल किस पे लग रहा है? टॉप की। अडानी कौन से नंबर पे आ रहा है? उस पे भी लगा। अब हो सकता है अगले साल इसका मार्केट कैप बढ़ जाए, क्योंकि हर साल अपने को कौन सी डेट पर 31 मार्च को कैलकुलेट करना है। स्टॉक एक्सचेंज ही दे देता है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, वेबसाइट पे मिल जाता है स्टॉक एक्सचेंज। तो फिर उस हिसाब से आपको प्रोविजंस क्या करना पड़ेंगे? कंप्लाई। ये समझ में आया? लास्ट टाइम सेबी के कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्केट वैल्यू, अगर वो केवल किसी है तो उसे प्रोविजन कंप्लाई करने हैं, बट कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो ये देखना पड़ेगा कि प्रोविजन में टॉप 100 बोला है, 500 बोला है, 1000 बोला है, 2000 बोला है क्या। तो एजीएम वाला प्रोविजन किस पे लग रहा है? टॉप की। टॉप की 100 कंपनीज एजीएम कितने टाइम में करेगी? कब से? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा? केवल डेट। क्या पढ़ा अभी हमने? डेट पढ़ा। ठीक है, चल अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम, कि एजीएम कितने टाइम पर हो। तो सुबह 5 बजे बुला लो क्या? उठोगे नहीं तुम लोग नालायक कि उठ जाओगे? नहीं, तो बोल दिया है वर्किंग आवर्स में होना चाहिए, एंड वर्किंग आवर्स भी 9 AM to 6 PM। इसके बीच में आपको एजीएम कॉल करनी है। बोलो किसके बीच में? हाँ, 9 AM से 6 PM के बीच में एजीएम आपको क्या करनी है? कॉल। तो सुबह 5 बजे बुला लो क्या? चलो, तो मैं 4 PM पे बुला लो। AM PM लिखा आएगा, सुबह की 4 और शाम की 5 लिखी भी नहीं आएगी। 4 PM मतलब शाम की 5 कि नहीं? तो बुला सकते हैं। चलो 3 AM पे बुला लो। क्यों? तो रात को 12 से लेकर दोपहर के 12 तक AM चलता है, और दोपहर की 12 से रात की 12 तक PM चलता है। ये समझ में आया? चल 5 PM बुला लो। अब मैंने 5 PM पे क्या बुला ली? एजीएम। एंड चलते चलते 8 PM हो गई। तो सही हो रहा, गलत हो रहा? हाँ, क्यों? हाँ, तो कॉल लिखा है, कॉल इस टाइम में हो जाना चाहिए। कंक्लूड कब हो रही है इस बात से मतलब नहीं है, खत्म कब हो रही है इस बात से मतलब नहीं है। चल्लू जो है इंदौरी लैंग्वेज में, जो चल्लू है ना, वो चल्लू इस टाइम के बीच में हो जाना चाहिए। खत्म कब हो रही भैया इससे मतलब। अब अगर ऐसा लगता है कि 8 बज गई है और काम बचा, शेयर होल्डर को लगता है हमें नहीं करना, तो मीटिंग को वो क्या कर देंगे? एडजर्न। या 5 बजे चालू करी, 6 बज गई, शेयर होल्डर को लगता है हमें नहीं बैठना 6 बजे से ज्यादा, तो वो मीटिंग को क्या कर देंगे? एडजर्न। पर अगर शेयर होल्डर बोल रहा नहीं आए हैं तो काम खत्म करके उठेंगे, भले रात की 12 बज जाए, बज नहीं, बार बार कौन आएगा यार? आएंगे तो खत्म करके जाए। नहीं, क्राइम मास्टर गोगो बने, आए हुए तो कुछ लेके तो जाऊंगा। क्राइम मास्टर गोगो याद है? हाँ, बस आए हुए तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा। ये चीज आई समझ में अपने को? चलो टाइम वाला प्रोविजन फटाफट से बोल दो, क्या बोला है? हाँ, स्टार्ट कब हो जाना चाहिए?
कॉन्क्लूड कभी भी हो इससे मतलब नहीं। चल ये टाइम का प्रोविजन खत्म हो गया। डे तो बोले किसी भी डे पर कर सकते हो बट नेशनल हॉलिडे पर नहीं। किसी भी डे पर कर सकते हो बट अब बोले यार नेशनल हॉलिडे का मतलब क्या होता है ना? तो नेशनल हॉलिडे के लिए बोल दिया है क्या 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, है ना? नेशनल हॉलिडे का मतलब बोल दिया कौन कौन सा? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। और कोई डे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करे? वेरी गुड। और कोई डे जिसे क्या डिक्लेयर कर दे? नेशनल। ये 3 तो पक्के हैं। कौन कौन से? ये समझ में आया? तो हम 5 मई संडे को मीटिंग करना चाहते हैं। हाँ पक्का? क्यों? संडे को कर सकते, संडे को हॉलीडे होता ना, संडे को पब्लिक हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे नहीं कर सकते। ये समझ में आया? तो हम 15 अगस्त संडे को मीटिंग करना चाहते हैं। क्यों? संडे को कर सकते हैं ना, अभी तुमने बोला। हाँ 15 अगस्त है इसलिए नहीं कर सकते। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? चल अब मुझे 10 सितंबर को मीटिंग करनी है। कब मीटिंग करनी है? तो मैंने 12 अगस्त को नोटिस इश्यू कर दिया। क्या इश्यू कर दिया? नोटिस कि मेरी मीटिंग कब है। क्या 10 सितंबर को मैं मीटिंग कर सकता हूं? क्या ये नेशनल हॉलिडे है? अरे कर सकता हूं ना। तो मैंने 12 अगस्त को क्या इश्यू कर दिया कि मेरी 10 सितंबर को क्या है। ठीक है। अब 8 सितंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 सितंबर को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। 8 सितंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या आया? डिक्लेरेशन कि 10 सितंबर को क्या रहेगा। 10 सितंबर को मैंने क्या शेड्यूल कर रखी है? एजीएम। मीटिंग मत बोलो, क्या कर लूं कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? क्या समझाओ मुझे फटाफट से। हाँ हाँ कि जब नोटिस किया करा तब वो डे पब्लिक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे, बट बाद में क्या उस दिन मीटिंग कर सकता हूं मैं? यस। जब नोटिस इश्यू किया तब अगर वो डे क्या नहीं था तो मेरी गलती थोड़ी है। अब मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया, शेयर होल्डर ने आने की बुकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब अगर मैं 10 को मीटिंग नहीं कर रहा हूं मेरा तो खूब नुकसान हो जाएगा। एंड इट वाज नॉट प्री डिसाइडेड कि ये डे क्या है। नहीं समझो? तो अगर नोटिस इश्यू किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर नोटिस इश्यू करने के बाद किसी डे को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करती है तो मैं मीटिंग कर सकता हूं। लेकिन मैंने नोटिस कब इश्यू किया और 10 को नेशनल हॉलिडे है ये उसी दिन से मालूम था मुझे, तो क्या मैं मीटिंग कर सकता हूं? 15 अगस्त को मीटिंग कर सकता हूं क्योंकि मेरे को पहले से मालूम है उस दिन नेशनल हॉलिडे। तो ऐसे तो मैं नोटिस इश्यू नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए बोला बोले ठीक है, अगर आपके नोटिस इश्यू करने के बाद किसी डे को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करती है तो कर सकते। ये समझ में आया अपने को? बोलो। चलो 12 अगस्त को मान लो 25 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 10 अगस्त क्या रहेगा? हॉलिडे रहेगा। ठीक है। कौन से डेट पर? 25 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हमारी स्टेट में 10 अगस्त को क्या रहेगा? हॉलिडे रहेगा। पूरी स्टेट के अंदर सरकारी छुट्टी रहेगी, है ना। अब 26 जुलाई को मैंने नोटिस इशू किया है और 10 अगस्त को क्या रख ली है? मीटिंग। क्या मैंने प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस किया? क्यों? वेरी गुड। डिक्लेरेशन कौन दे सकता है यहां? अगर कौन दे रही है तो कर सकता हूं।
बस ये छोटे छोटे पॉइंट पर ही क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं इंडिपेंडेंट, कंफ्यूज करने के लिए। हो जाएगा पक्का? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया? प्लेस, है ना, कि कहां पर मीटिंग होगी, है ना। तो बोल दिया मीटिंग कहां होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस। या अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पर नहीं करना है तो जिस सिटी, टाउन और विलेज में क्या सिचुएटेड है, क्या सिचुएटेड है, उस सिटी में मैं कहीं पर भी मीटिंग कर सकता हूं। अब इस बारे में प्रोविजन है ना, लिस्टेड और अनलिस्टेड के थोड़े से अलग है, हम प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं, है ना। कौन सा हेडिंग देख रहे हैं अपन? वेरी गुड। कौन सा हेडिंग देख रहे हैं अपन? प्लेस ऑफ एजीएम। प्लेस ऑफ एजीएम मतलब एजीएम कहां पर होगी, है ना। तो इस बारे में लिस्टेड और अनलिस्टेड के प्रोविजन अलग अलग हैं, कंपनीज एक्ट में ही। सेबी की बात नहीं कर रहा हूं, कहां पर बेटा? तो कौन सी कंपनी है अगर, तो वो कहां करेगी? या उसी सिटी, टाउन और विलेज में जहां पर क्या सिचुएटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या लिस्टेड कंपनी है? हाँ। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? मुंबई। कहां पर है? क्या नाम है बिल्डिंग का? एंटिलिया, एंटालिया, एंटिलिया, क्या नाम है? नाम सुना इसका? अंबानी के घर का। वो एशिया की सबसे महंगी बिल्डिंग है नहीं? उसी में उसने ऑफिस भी बना रखा है, उसी में उसने घर भी बना रखा है, हेलीपैड भी बना रखा है, ठीक है। तो छोरा कहीं बाहर आ जा नहीं पाता, इसलिए मोटा हो रहा, घर में बड़ा पड़ा नहीं, सॉरी यार, वो मजाक की बात है। छोरे को बीमारी है इसलिए ऐसा बीमार पड़ा। चलो, तो क्या बोला आपने? अब रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? मुंबई में। कहां? एंटिलिया में। वहीं पर आपको क्या करनी है? एजीएम। क्या करनी है? बट अपन प्रोविजन काय के पढ़ रहे हैं? काय के प्रोविजन पढ़ रहे हैं? जरूरी नहीं एजीएम में यही प्रोविजन, हम स्पेसिफिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो ये प्रोविजन स्पेसिफिकली किस पे लगेंगे? इस पर नहीं। हो सकता है ईजीएम में भी ऐसा लिखा हो, तो लिखा है तो लिखा है, नहीं तो नहीं लिखा। बोर्ड मीटिंग के अलग प्रोविजन रहेंगे, सेम नहीं है। चलो बोर्ड मीटिंग तो आपने बोल दिया डायरेक्टर्स की है, अलग होती है, बट जनरल मीटिंग की भी अगर हम बात करें तो एजीएम 96 में जो भी लिखा है वो केवल किस पे लगेगा? ईजीएम पर नहीं। ईजीएम का कौन सा सेक्शन है? 100 में जो लिखा हो केवल किस पे लगेगा? एजीएम पर नहीं। फिर हम कॉमन प्रोविजन भी देखेंगे जो दोनों के ऊपर लगेगा। हम कॉमन प्रोविजन भी देखेंगे जो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। समझ में आया अपने को? चलो वापस से, कौन सी कंपनी अगर सारी के टॉप की? हाँ, अब यहाँ टॉप की नहीं लिखा है, मतलब ये सारी लिस्टेड कंपनी पे लग गया, चाहे वो पहले नंबर की हो, चाहे वो 1000 नंबर की हो, चाहे लाख में नंबर की, उससे मतलब नहीं, सब पे लग गया है। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी क्या करनी चाहती है अपनी जो, क्या करना चाहती है अपनी जो, या तो कहां करे केवल, और अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर नहीं करना चाहती है तो रजिस्टर्ड ऑफिस जिस भी सिटी, टाउन या विलेज में सिचुएटेड है वहां कर सकती है। तो या तो मुंबई में रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जिस बिल्डिंग में जिस ऑफिस नंबर पर है वहीं करे। जैसे इस रूम में अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, इसी रूम में कर रहा है, पास वाले रूम में भी नहीं कर सकते पहले पॉइंट के हिसाब से। तो बट अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर मुंबई में कहीं भी कर सकते हैं। फिर आप भले पास के रूम में करो या मुंबई में 5 किलोमीटर दूर जाके करो, आपकी इच्छा। ये समझ में आई? बड़ी बड़ी कंपनियां तो स्टेडियम के अंदर करती है मीटिंग, इतने सारे पर्सन्स को कहां अकोमोडेट करेंगे? रिलायंस के अंदर लाखों शेयर होल्डर है, सबके सब रजिस्टर्ड ऑफिस पर आ जाएंगे क्या? नहीं, वानखेड़े स्टेडियम में कर रहे हैं, बुलाओ वहीं पर, वहीं देखेंगे। अरे आया समझ में? तो लिस्टेड कंपनी के लिए ऑप्शन नहीं है, या तो वो कहां करेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पर या उसी
सिटी टाउन विलेज में, जहां पर क्या सिचुएटेड है रजिस्टर्ड, और कहीं पर नहीं कर सकते। लेकिन कैसी कंपनी है, वेरी गुड, कैसी कंपनी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, अगर कंपनी कैसी है बेटा, अनलिस्टेड, चाहे किसी हो, वो भी कहां करे, रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं करना तो उसी, या वो इंडिया में किसी भी दूसरे प्लेस पर कर सकती है। तीसरा ऑप्शन, या तो कहां कर ले, या उसी शहर में, या तीसरा ऑप्शन जो है वो किसी भी दूसरे प्लेस पर कर सकती, बट कहां पर, तो पहला पॉइंट इंडिया छोड़ के नहीं जाना है। जैसे हमारी कंपनी है प्रोविद्या, हमारी भी कैसी है, प्राइवेट कंपनी है, मतलब अनलिस्टेड हो गई, तो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यहां है तो हम यहीं करें, या कौन से शहर में सिचुएटेड है, तो इंदौर में कहीं भी कर ले। ये समझ में आया। अब हमें इंदौर में भी नहीं करना है, बोले ठीक है इंडिया में कहीं भी कर ले। इंडिया छोड़ के जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। लेकिन आपको उसके लिए क्या लगेगी, सारे मेंबर्स को 100% मेंबर्स की कंसेंट लगेगी। तो जैसे हमारी कंपनी में अगर 20 शेयर होल्डर है तो 20 की बस अगर क्या बोलते हैं यस, तो काम होगा, अदरवाइज नहीं। 20 ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अपन तो मीटिंग कहां करते हैं, शिमला में करते हैं, कोई 20 ने डिसाइड कर लिया कि अपन तो मीटिंग कहां करते हैं, दुबई में, चलेगा, क्यों, तो दुबई इंडिया के बाहर है, पक्का तो नहीं कर सकते। तो पहली चीज, और किसी भी प्लेस पर कर सकते हैं, बट वो कहां होना चाहिए। दूसरा क्या लगेगी अपने को, किसकी, सारे मेंबर्स की। किसकी लगेगी बेटा, और वो भी कैसे लगेगी, एडवांस में। वो भी कैसे लगेगी, या तो एडवांस में, मतलब मीटिंग करने के पहले। एडवांस, एक एक वर्ड का मतलब समझ लेना, ये इससे कोई 5 पॉइंट नहीं है, 2 लाइन है जिसमें 5 चीज लिखी है, बट 5 चीज याद रखना है। कौन से प्लेस पर करेंगे, बट क्या लगेगी, किसकी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, मतलब ओरल में, राइटिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक, सबसे अलग अलग ले लो, या सब एक ही पेज पर साइन करके देते हैं, ऊपर लिखा हो कि हाँ हम अपनी कंसेंट दे रहे हैं। ये समझ में आया। सब अगर किसी को ऑथराइज करें वो जाकर कंसेंट दे तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, बट काम राइटिंग में हो या ओरल, तो इलेक्ट्रॉनिक है, ओरल नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया अपने को। तो यहां पर भी लिखा है कि कहां होगी, या अदर प्लेस बट विद इन द in which registered office of the company is situated। समझ में आया अपने को ये, पक्का। फिर अपने को बोला है कि कौन सी कंपनी है जो, तो अनलिस्टेड, तो चाहे कौन सी हो, प्राइवेट हो या कौन सी हो, पब्लिक, है ना। वो चाहे तो इंडिया में कहीं भी मीटिंग कर सकती है, बट उसके लिए क्या लगेगी, कैसे, किसकी, कैसे। ये 2 लाइन ही है, 2 लाइन ही लिखना, कोई तोड़ के तो मैंने इसलिए लिखा ताकि अपन समझ सके, हो जाएगा। जो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसके नॉट लेस देन, किसके पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या इनके कॉम्बिनेशन के पास। जिसकी ऑनर कौन होती है, गवर्नमेंट। ऑनरशिप कैसे आती है, शेयर होल्डिंग से। तो जिसके पास मेजोरिटी के शेयर है उसकी कंपनी हो जाएगी। रिलायंस कंपनी किसकी, अंबानी की, क्यों, मेजोरिटी के शेयर उनके पास है। टाटा कंपनी किसकी है, रतन टाटा की, क्यों, मेजोरिटी के शेयर उनके पास थे, या उन व्यक्तियों के पास थे जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। या है समझ में अपने को। तो हमें यही बोला है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो भी कहां करेगी, या तो अपने, या उसी सिटी टाउन विलेज में जहां, या और कोई प्लेस जो कौन बता देती है, सेंटर। ये नया पॉइंट किसके लिए है, गवर्नमेंट के। बाकी ऊपर के 2 पॉइंट तो सेम। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को इन प्रोविजन से क्या प्रोवाइड कर सकती है, एक्सेप्टेंस।
सेंट्रल गवर्नमेंट किन्हीं कंपनीज को इन प्रोविजन से क्या प्रोवाइड कर सकती है बेटा, एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकती है। फिर कौन सी कंपनी है जो सेक्शन 8 कंपनी है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेंगे कि मीटिंग कहां करनी है और नोटिस इशू कर देंगे, है ना, कि टाइम, डेट, प्लेस, एजीएम का बिफोर हेड कौन डिसाइड करते हैं, बोर्ड ऑफ, है ना, और उनके डायरेक्शंस के हिसाब से या तो वो कोई डिसाइड कर लेगा और मीटिंग कहां होगी जैसा वो डिसाइड कर। क्लियर हुआ? तो हमने डे के प्रोविजन पढ़ लिए। क्या प्रोविजन है डे के, बोलो? नेशनल हॉलिडे पर, नेशनल हॉलिडे में क्या क्या आ रहा है, तो किसने डिक्लेयर किया हो, स्टेट ने किया है तो नहीं मानेंगे, हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर डेट हो गई हमारी, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, अब आ रहे हैं हम एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या बताया, लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड। एजेंडा मतलब बोलो। अब मैंने आपको बताया था कि हम कंपनी काहे के लिए बनाते हैं, बिजनेस करने के लिए। बोलो बेटा, कंपनी काहे के लिए बनाई हमने, कंपनी केवल क्या करती है और कुछ नहीं करती है ना। जितने भी काम मीटिंग के अंदर किए जाते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, बिजनेस। बोलो, मीटिंग कितने तरह की होती है, तो बोर्ड मीटिंग और डायरेक्टर्स की मीटिंग और शेयर होल्डर्स की मीटिंग। तो डायरेक्टर्स भी अपनी मीटिंग केवल काय के लिए करते हैं, बिजनेस ट्रांसैक्ट करने के लिए। शेयर होल्डर भी अपनी मीटिंग केवल काय के लिए करते हैं, तो ऑल द मीटिंग्स आर कंडक्टेड टू ट्रांसैक्ट बिजनेस ओनली ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ये समझ में आया? मीटिंग में, अच्छा कंपनी बनाई काय के लिए, बिजनेस के अलावा कुछ करती भी नहीं। कंपनी काय के लिए बनाई है, वो बिजनेस के अलावा कुछ करती भी नहीं है। कंपनी केवल क्या करती है, बिजनेस, वो कुछ भी नहीं करती। समझ में आया आपने को? अब कंपनी खुद बिजनेस कर सकती है क्या, तो उसके बिहाफ पर या तो, वेरी गुड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन कहां लेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस करने के लिए ही बोर्ड मीटिंग करते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस करने के लिए ही जनरल मीटिंग करते हैं। ये समझ में आया? अब बोर्ड मीटिंग में जो बिजनेस किए जाते हैं उनकी कोई कैटेगरी नहीं होती है, बट जनरल मीटिंग में जो बिजनेस किए जाते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल। जनरल मीटिंग में जो बिजनेस किए जाते हैं वो कितने पार्ट में होते हैं, दो कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी बिजनेस और, ऑर्डिनरी बिजनेस केवल 4 तरीके के होते हैं जो हम पढ़ते हैं अभी, है ना। स्पेशल बिजनेस तो बोले अदर देन 4 सब क्या होते हैं, स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस केवल एजीएम में होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस केवल, स्पेशल बिजनेस एजीएम में भी होते हैं और ईजीएम में। ईजीएम में सारे बिजनेस स्पेशल है, एजीएम में अदर देन 4 सारे बिजनेस क्या है, स्पेशल। समझ में आया क्या बोला मैंने? चलो वापस से लो, क्या बोला हमने कि मीटिंग केवल, वेरी गुड, वापस बोलो, मीटिंग केवल और किसी पर्पज से मीटिंग नहीं होती, मीटिंग केवल कहीं के लिए करते हैं, बिजनेस। अब चाहे बिजनेस कौन ट्रांजैक्ट कर रहा हो, वहां भी बिजनेस हो रहे हैं, और जनरल मीटिंग में बिजनेस की कितनी कैटेगरी हो गई, कौन कौन सी, ऑर्डिनरी कितने तरह के होते हैं और स्पेशल, वो 4 को छोड़कर सब स्पेशल होते हैं, ठीक है। फिर ऑर्डिनरी बिजनेस केवल कहां होते हैं, मतलब ईजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस केवल कहां होते हैं, इसका अदर मीनिंग क्या हुआ, ईजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस होते ही नहीं है। हर बात का मतलब, 2 मतलब निकालना है, एक तो जो लिखा और जो दूसरा नहीं लिखा, जो हमें समझना है ना। फिर क्या बोला कि अदर देन 4 सब क्या है, स्पेशल। तो एजीएम में तो ऑर्डिनरी भी होते हैं और स्पेशल, वो 4 हुए, तो उन 4 के अलावा सर, एजीएम में तो सारे बिजनेस
होते ही स्पेशल है। क्लियर हुआ? कर लोगे इसको। अब हमने बोला एजेंडा, एजेंडा का मतलब ही होता है बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट द मीटिंग। ठीक है, तो एजेंडा, एजीएम का एजेंडा क्या होगा? कभी जनरल वर्ड या जनरल बातचीत करते समय बोला आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा क्या है मतलब क्या कि आज क्या काम करने हैं। कभी बोला है, सुना है चीज? बोलते ना कितनी बार कि भाई एजेंडा क्या है आज का? या अगर घर में जॉब करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो होता है कि यार आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा क्या है मतलब आज क्या क्या काम करने हैं। तो मीटिंग का एजेंडा क्या है? इसका मतलब मीटिंग में क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो एजीएम जो की जाती है उन्हें करने का ये 4 पर्पस होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एजीएम केवल साल भर की वर्किंग के लिए की जाती है ना? तो एजीएम में ये 4 बिजनेस किए जाते हैं। क्या होगा एजीएम में? क्या होता है बेटा? ये 4 बिजनेस किए जाते हैं, है ना? पहला क्या बोलो? एंड रिपोर्ट ऑफ बोर्ड एंड। हमने बोला हर साल जब फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है क्लोज, तो हमें क्या करनी होती है? एजीएम। ठीक है, जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24-25, जो कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 25 को। उससे कितने महीने में? 6 महीने में हमें क्या करनी है? एजीएम। बट अगर टॉप की तो कितने महीने में? 5 महीने। तो फिर 24-25 के हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 24-25 के हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट, P&L, है ना? डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट। ये लिखा ना, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड जिसे डायरेक्टर रिपोर्ट बोलते हैं, रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर जिसे ऑडिटर रिपोर्ट बोलते हैं। तो 2024-25 की पूरी वर्किंग हम किसको हैंडओवर कर देंगे? शेयर होल्डर्स। 2024-25 की पूरी वर्किंग हम किसको हैंडओवर कर देंगे? यार साल भर में ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, इस साल में हमने ये किया, तो देखेंगे। तो एजीएम हर साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद की ही इस पर्पस से जाती है कि उस फाइनेंशियल ईयर की पूरी वर्किंग हम हैंडओवर कर सकें किसको? शेयर होल्डर्स। तो हम ये पहले पॉइंट में एजीएम में यही करते हैं। फिर अब इस साल का प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट में से क्या बांटना है? तो डिक्लेयर कर देते हैं डिविडेंड। फिर हमने बोला था किसका अपॉइंटमेंट? डायरेक्टर। इस साल भर में अगर डायरेक्टर का काम ठीक था तो उन्हीं को रख ले, नहीं तो उनके प्लेस पर हम दूसरे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे। साल भर में ऑडिटर ने अगर प्रॉपर तरीके से काम किया है तो उसे रख ले, नहीं तो हम दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और उसका क्या फिक्स करेंगे? रेम्यूनरेशन। ये 4 क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। फटाफट से बोलो, ये 4 क्या होते हैं? और केवल कहां होते हैं? एजीएम। तो क्या लिखा है? ऑल द अदर बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर स्पेशल। कि एजीएम में 4 के अलावा सब क्या है? तो मतलब एजीएम में 4 क्या है? वेरी गुड। तो ऑर्डिनरी बिजनेस कितने तरह के होते हैं? केवल कहां होते हैं? और कहीं नहीं होते। ये समझ में आया? ये चारों अभी याद हो जाना चाहिए। पढ़ो पहला फटाफट से। डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट वापस से याद करो फटाफट से। पहला कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर। तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ इन प्लेस ऑफ दोज हु आर रिटायर्ड। चौथा क्या? हाँ, अपॉइंट करना और उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ठीक है, ये 4 काम करने के लिए ही हम क्या कॉल करते हैं बेटा? तो ये एजीएम का क्या हो गया? एजेंडा। एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी होते हैं और वेरी गुड, फिर बोलो ये 4 हो रहे हैं तो इन 4 के सब होते हैं। ईजीएम में केवल ऑर्डिनरी होती है। क्लियर हुआ? 96 के प्रोविजन खत्म। अब 97
हमें बोलता है या हमें 96 के हिसाब से एजीएम करनी थी, नहीं क्या क्या बोलो, अगर 96 के हिसाब से एजीएम तो डिफॉल्ट हो जाएगा एजीएम करने में, नहीं अगर तो क्या माना जाएगा, डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम कि नहीं माना जाएगा। समझ में आया, हमें 96 के हिसाब से क्या करनी है एजीएम, और अगर हमने 96 के हिसाब से एजीएम तो क्या मान लिया जाएगा। तो फिर कंपनी का कोई भी मेंबर एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी मतलब ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके पास चला जाएगा रोते रोते, क्या बोलेगा एनसीएलटी एनसीएलटी कंपनी क्या नहीं कर रही है एजीएम, जबकि कंपनी को क्या कर लेना चाहिए। फिर एनसीएलटी बोलेगा अच्छा कंपनी एजीएम नहीं कर रही, वो देखेगा, और अगर उसने देखा तो उसे दिख जाएगा कि कंपनी ने क्या नहीं की है, तो फिर वो एजीएम को कॉल करने के लिए, होल्ड करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए क्या इशू करेगा, डायरेक्शन। फिर कंपनी की ड्यूटी बनेगी कि जो डायरेक्शन किसने दिए हैं उसके हिसाब से क्या करना है एजीएम। फिर कंपनी की ड्यूटी बनेगी कि जो डायरेक्शन किसने दिए हैं उसके हिसाब से क्या करना है एजीएम करना है। अरे समझ में आया, चलो वापस सुनो, कौन सा सेक्शन है, क्या बोलता है, इफ एनी इन होल्डिंग द, समझाओ यहां तक क्या समझ में आया। तो एनी कोई भी मेंबर क्या देगा, क्या देगा किसको, कहीं के लिए टू डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एजीएम, क्या तो आप खुद कॉल करो या एजीएम कॉल करने की क्या दो डायरेक्शन, एंड सच एंसिलरी और जैसा ट्रिब्यूनल ठीक समझे। एंसिलरी मतलब उससे सहायक, सप्लीमेंट्री, उससे कनेक्टेड। अरे तुम यहां पढ़ने आए हो ना, तो क्या केवल पढ़ते हो, दूसरे काम नहीं करते हो, रह भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, आना जाना भी कर रहे हैं, बट वो सारी एक्टिविटी क्या है, सारी एक्टिविटी कैसी है, किससे, तुम्हारी स्टडी से नहीं। अरे घर वालों ने पढ़ने भेजा ना, बट पढ़ने से कनेक्टेड जितनी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी कॉन्सिक्वेंशियल, कि अब यहां तक आना है तो ऑब्वियसली पैदल तो नहीं आएंगे अगर दूर रहते हैं, खाना भी खाएंगे, बट पढ़ाई का हिस्सा तो नहीं, बट सब उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। या समझ में, बोलो। अब एनसीएलटी बोल सकता है कि अगर एक भी मेंबर है तो आप तो मीटिंग कर लो, चाहे वो पर्सनली आया हो चाहे वो प्रॉक्स, सिंगल पर्सन कभी भी मीटिंग नहीं कर सकता। अरे मीटिंग करने के लिए कम से कम 2 जने चाहिए ना, कि अकेला जाना कांच के सामने बैठ के मीटिंग करेगा क्या, नहीं। तो जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है ना, और मुलाकात करने के लिए जगह होना जरूरी है, जिससे अपन क्या करेंगे, वकालत करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही बोला है कि सिंगल पर्सन कभी भी मीटिंग, लेकिन एनसीएलटी ने अगर बोल दिया कि एक भी मेंबर आए तो तू मीटिंग कर, तो करना पड़ेगा। किसने बोल दिया अगर, क्या एक भी मेंबर आए तो तू क्या कर, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब मेंबर चाहे खुद आया हो या उसने क्या भेजी हो, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अरे समझ में आया, ये कर सकते हैं इसको। अब 99 बोलता है कि अगर एजीएम करने में आपने डिफॉल्ट किया है, कितने का फाइन लगता है, 5,000 रुपए पर डे लगता ही रहेगा, ठीक है। ये एजीएम करने के स्पेसिफिक प्रोविजन खत्म हुए हैं, ये एजीएम करने के क्या हुए हैं बेटा, स्पेसिफिक प्रोविजन। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे क्या, ईजीएम, ठीक है। चलो मैडम आ गई होगी, एसबीआई स्टार्ट कर देते हैं।